हेलो माय लवली लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सोर्स विद नीता चौहान। तो आज हम 7th क्लास का थर्ड चैप्टर करेंगे और हमारा चैप्टर है ट्रिपार्टीट स्ट्रगल, द पाल्स, द प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपार्टीट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रिपार्टी पावर्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिपार्टीट पावर्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रगल। मतलब कन्नौज के लिए इन तीनों पार्टीज़ का जो झगड़ा है वो पढ़ेंगे और त्रिपक्षीय शक्तियों का शॉर्ट में हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे और इन्हीं तीनों पार्टियों का जो सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक योगदान है वो देखेंगे और संघर्ष के क्या रिजल्ट होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। इन द 7th क्लास, खुशबू, खुशी एंड सक्षम वर फाइटिंग फॉर सिटिंग ए बेंच। वाई आर यू फाइटिंग? तो यहाँ पर बच्चे हैं एक बेंच पर बैठने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो टीचर आके कहती है कि आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? आई विल सिट हियर, नो आई विल सिट हियर, आई केम फर्स्ट सो आई विल सिट हियर। तो तीनों ही बच्चे कहते हैं कि मैं यहाँ बैठूंगा, नहीं मैं यहाँ बैठूंगी, और तीसरा जो कहता है कि मैं पहले आया हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठूंगा। तो इस तरह से आपस में जो है उनका स्ट्रगल चलता है एक बेंच के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट यू शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, इट कॉज लॉस ऑफ टाइम एंड मनी। अध्यापक कहते हैं कि बच्चों आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने से समय की बर्बादी होती है और धन की भी वेस्टेज होती है, और इट मेक्स आवर माइंड रेस्टलेस, इससे हमारा मन भी परेशान होता है। लॉस ऑफ टाइम एंड मनी, हाउ कैन इट बी? तो बच्चा कहता है कि कैसे, समय और धन की हानि कैसे होती है, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कहते हैं लेट अस रीड ए सिमिलर चैप्टर टुडे। तो कहती हैं कि चलो आज हम इसी प्रकार का एक चैप्टर पढ़ते हैं, वेयर वी विल नो हाउ द होल ऑफ इंडिया लॉस्ट मनी, वैल्योर इन द वर्ल्ड एंड टाइम ड्यू टू म्यूचुअल फाइट। तो कहते हैं कि आपसी जहां हम जानेंगे कि आपसी लड़ाई के कारण पूरे भारत को धन की और विश्व में वैल्यूर का मतलब होता है शौर्य की और समय की किस प्रकार से हानि होती है, नुकसान होता है। दिस फाइट इज़ नोन एज अ ट्रीपार्टीट स्ट्रगल। तो यह लड़ाई जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानी जाती है। एंड नाउ अब चैप्टर स्टार्ट होता है। वी हैव रीड अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया बिफोर द 8th सेंचुरी इन द प्रीवियस चैप्टर। तो 8वीं शताब्दी से पहले की भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हम पहले पिछले वाला जब चैप्टर है हम उसमें पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड। तो किस तरह से भारत की जो राजनीतिक एकता है वो ख़त्म हो गई थी। इन प्लेस ऑफ द वास्ट एम्पायर, एक विशाल साम्राज्य के स्थान पर स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड का मतलब होता है उदय होना। तो किस प्रकार विशाल साम्राज्य के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। द फीलिंग ऑफ रीजनैलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ दीज स्मॉल स्टेट्स प्रूव्ड फैटल फॉर द कंट्री। तो यहाँ पर जो रीजनैलिटी है इसका मतलब है क्षेत्रीयता, एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है विकेंद्रीकरण, मतलब किसी भी चीज़, कोई भी पार्टी अपने आप को सेंटर में लाना चाहती है ताकि वो सेंटर की पावर बन सके। और फैटल जो होता है वो होता है डेंजर। तो ये कहते हैं कि जब इन छोटे छोटे राज्यों की क्षेत्रीयता और विकेंद्रीकरण की जो भावना थी देश के लिए किस प्रकार एक फैटल मतलब कह सकते हैं प्रूव हुई, खतरनाक प्रूव सिद्ध हुई थी फॉर द कंट्री, एक देश के लिए। बट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैनी पावरफुल पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज का मतलब मैं बताना पहले बताया है उदय होना। इन दिस एरा का मतलब होता है युग। तो ये कहते हैं कि इसके जो परिणाम हुए हैं जब लोगों में अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, विकेंद्रीकरण केंद्र में अपनी पावर को लाना चाहते हैं, तो इसका परिणाम होता है कि इस युग में कई ऐसी प्रबल राजनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं कि उभर कर आती हैं, और इन शक्तियों ने उत्तरी भारत में दीज पावर्स ट्राइज टू स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थापित करना, वास्ट एम्पायर मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य इन नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तरी भारत में अपने आप को उन्होंने क्या किया था, एक राजनीतिक शक्ति उभर कर आई थी। और दी थ्री फोर्सेस वर प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख इन दिस एफर्ट, और भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करते करते तो ये तीन शक्तियाँ थी जो कि प्रमुख थी, और वो हैं द पाल, द प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट। अब ये इनका जो स्ट्रगल है वो कैसे स्टार्ट होता है अब हम ये देखेंगे। Tripartite struggle. The struggle that went on for almost 2 centuries between the three powers named Pal, Pratihar and Rashtrakoot for control over का मतलब अपने अंदर कब्जे में लेना या अधिकार पाना
नर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत पर, स्पेशली कन्नौज इज कॉल्ड ट्रिपार्टिट स्ट्रगल। तो मैं आपको बता चुकी कन्नौज पर अपना अधिकार पाना चाहते थे, वहाँ पर अपने आप को डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पर पाना चाहते थे। तो कहते हैं कि उत्तरी भारत, ज़्यादातर हम कहेंगे तो उत्तरी भारत में कन्नौज जो था उस पर अपना अधिकार पाना चाहते थे, जिसमें पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ही शक्तियाँ आपस में एक दूसरे से 2 शताब्दियों तक आपस में लड़ाई करते रहे, युद्ध करते रहे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्रिपार्टिट स्ट्रगल कहा जाता है। समटाइम्स वन वॉज विक्टोरियस इन दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष में कभी कभी एक विजय रहा, एंड समटाइम्स द अदर, तो कभी दूसरा। दिस कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली प्रूव्ड डिजास्टर्स, इवेंचुअली का मतलब होता है अंत, अंत में क्या होता है कि यह संघर्ष जो था अंततः तीनों साम्राज्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। डिजास्टर्स मतलब विनाशकारी, फॉर द थ्री किंगडम्स, तीनों राज्यों के लिए, तीनों राज्य जहाँ जहाँ पर इनका अपना अधिकार था। इन हिस्ट्री दीज थ्री किंगडम्स वर फेमस फॉर देयर एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो इतिहास में ये तीनों जो साम्राज्य थे, जिनका अपना एक बहुत ही उत्तम प्रशासन था, धार्मिक सहनशीलता की नीतियाँ थी, और कला था, कला में निपुण थे, साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध जो थे, उससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उनके तीनों साम्राज्य की जो थी विनाशकारी सिद्ध हुई, क्योंकि वो जिस तरह से एक्टिविटी कर रहे थे वो उसमें टाइम और मनी का नुकसान हो ही रहा था। अनडाउटेडली मतलब निसंदेह, दीज थ्री किंगडम्स मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स। कहते हैं कि इन तीनों साम्राज्यों ने अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वी विल डिस्कस दीज थ्री किंगडम्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इन साम्राज्यों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वाई वॉज इट ए स्ट्रगल फॉर कन्नौज, कहते हैं कि कन्नौज के लिए संघर्ष ही क्यों था। हर्षवर्धन मेड कन्नौज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर एंड गेव इट ए प्रोमिनेंट प्लेस, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया था। इट वॉज द लार्जेस्ट कल्चरल सेंट्रल इन नर्दर्न इंडिया, यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक जो प्लेस था। दिस रीजन वॉज वेरी फर्टाइल एंड इम्पोर्टेंट फॉर ए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक दृष्टि से, ये जो प्रदेश थे ये बहुत ही उपजाऊ थे और व्यापारिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये जो एरिया तो ज़्यादा। देयर फोर द वन हु अटेन कन्नौज कुड गेट इमेंस वेल्थ फ्रॉम हियर, इसलिए कन्नौज को पाने के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा धन, इमेंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, इमेंस वेल्थ मतलब अपार धन प्राप्त कर सकते थे वो लोग। It was the view of the kings of the time that a king could claim his supremacy over the vast fertile regions of North India only by taking possession of Kannauj. Possession का मतलब होता है अधिकार पाना, सुपरमेसी का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे बड़ा हो जाना। कहते हैं कि उस समय के राजाओं को यह लगता था कि कोई राजा अगर कन्नौज पर अधिकार कर लेगा तो वो उत्तर भारत के उस उपजाऊ विशाल, उतने बड़े विशाल क्षेत्र जो कि उपजाऊ है उस पर अपनी सर्वोच्चता का, अपनी सुपरमेसी का दावा कर सकता है कि हाँ वही पावरफुल व्यक्ति है। फॉर दिस रीज़न कन्नौज वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, यही कारण था कन्नौज जो था राजनीतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इन तीनों के नज़रियों से बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था, क्षेत्र था, ये प्लेस था। The triangular struggle of Kannauj began 780 AD during the reign of King Dharampal of the Pal dynasty. कन्नौज के लिए तीन कोण जो थे, मतलब ये जो तीन पार्टीज थी इनका संघर्ष जो चल रहा था, उसमें पाल वंश के जो राजा धर्मपाल थे, तो धर्मपाल के समय में 780 ईस्वी में आरंभ हुआ था कन्नौज का ये जो संघर्ष, और उस वक्त उसका जो राजा था पाल वंश का तो वो था धर्मपाल। धर्मपाल वॉज ए पावरफुल रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली राजा था ये। ही वांटेड टू एक्सपेंड का मतलब फैलाना, ही इज एम्पायर बाय कैप्चरिंग कन्नौज, कन्नौज को पाकर वो चाहता था कि वो अपनी पावर को दूर दूर तक अपने आप को फेमस कर सके फेमस कर सके अपने आप को, और अपने आप को शक्तिशाली प्रूव कर सके। बट किंग वत्सराज ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी कुड नॉट टॉलरेट इट, लेकिन जो किंग था वत्सराज जो कि प्रतिहार डायनेस्टी का था, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ही डिफीटेड धर्मपाल इन बैटल बिटवीन द गंगा यमुना दो आब, और उस वक्त जो धर्मपाल था तो ये कह रहे हैं कि धर्मपाल जो है, किसने हरा दिया था धर्मपाल को, जो वत्सराज है उसने धर्मपाल को हरा दिया था गंगा यमुना के बीच का जो एरिया था वहाँ पर इनका युद्ध हुआ था, और धर्मपाल को हरा दिया प्रतिहार के शासक वत्सराज ने।
बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ध्रुव द ग्रेट किंग ऑफ राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का जो राजा था जिसका नाम ध्रुव है, अटैक वत्सराज, उसने वत्सराज पर अटैक कर दिया विद द गोल ऑफ टेकिंग कन्नौज, कन्नौज को पाने के लिए, अंडर हिज कंट्रोल एंड ड्रोव हिम अवे, और उससे क्या किया, उसको अपने अंडर मतलब कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, अधिकार पाने के लिए उसने क्या किया, वत्सराज पर आक्रमण करके उसे वहाँ से भगा दिया। देन ही डिफीटेड धर्मपाल टू इन द बैटल, और उसने धर्मपाल को भी हरा दिया। दस बिगेन ए ट्री एंगुलर स्ट्रगल फॉर द एम्पायर बिटवीन पाल्स, गुज्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट्स, और इस प्रकार साम्राज्य के लिए पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया था। द राष्ट्रकूट किंग ध्रुव, तो हम जानते हैं कि ध्रुव ने पाल जो कि पाल वंश के जो धर्मपाल था और जो प्रतिहार वंश का जो शासक था वत्सराज, उन दोनों को हरा दिया था। हैड हार्डली बीन एबल टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन इन कन्नौज, कंसोलिडेट का मतलब होता है दृढ़, तो वो अपनी शक्ति को, अपनी स्थिति को वहाँ पर दृढ़ नहीं कर पाया कन्नौज पर। when he had to return due to the difficulties arising for the throne in his empire, और उसे अपने साम्राज्य में राज सिंहासन के लिए पैदा हुए कठिनाइयों के कारण वापस लौटना पड़ा। Taking advantage of such a situation, Dharampal again took his soldiers with him and proceeded towards Kannauj, और ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल जो है फिर से अपनी सेना को साथ लेकर कन्नौज की ओर बढ़ चलता है। His soldiers defeated इंद्रयुद्ध एंड कैप्चर्ड कन्नौज, और उसके सैनिकों ने इंद्रयुद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो अब यहाँ पर देखेंगे, धर्मपाल नाउ अपॉइंटेड चक्रयुद्ध टू द थ्रोन ऑफ कन्नौज अंडर हिज सेजोरेटी, सेजोरेंटी का मतलब होता है वहाँ के, सेजोरेटी का मतलब होता है आधिपत्य, मतलब वहाँ पर अधिकार पाना। कहते हैं कि धर्मपाल जो है उसने अब अपने आधिपत्य में कन्नौज पर चक्रयुद्ध को बिठाया, चक्रयुद्ध एक व्यक्ति का नाम, उसको बिठा दिया था। ही इज़ आल्सो द पावरफुल रूलर। After the death of Vatsraj, Nagbhat II became the new ruler of the प्रतिहार royal family. वत्सराज के मरने के बाद नागभट्ट जो सेकंड था वो प्रतिहार राजघराने का एक नया शासक बना। ही कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीतना, तो कन्नौज को जीता आफ्टर डिफीटिंग द चक्रयुद्ध युद्ध को हराकर नागभट्ट ने क्या कर लिया था, कन्नौज को जीत लिया था। कॉन्सिक्वेंटली धर्मपाल हैड टू फाइट विद नागभट्ट सेकंड, और इसका कारण ये हो कि धर्मपाल को नागभट्ट सेकंड के साथ युद्ध करना पड़ा। धर्मपाल वॉज डिफीटेड इन दिस वार इन मुंगेर, बिहार में मुंगेर नाम एक जगह है, वहाँ पर इस युद्ध में धर्मपाल की क्या हुई, हार हुई। ऑन द कॉल ऑफ धर्मपाल द राष्ट्रकूट रूलर गोविंद सेकंड, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ ध्रुव, ध्रुव का बेटा था गोविंद थर्ड। तो अब ये कहते हैं कि धर्मपाल के बुलाने पर राष्ट्रकूट का शासक है गोविंद थर्ड, जो कि ध्रुव का उत्तराधिकारी था, मतलब उसका बेटा था, प्रोसीडेड टूवर्ड्स कन्नौज, जो कि कन्नौज की ओर बढ़ा, प्रोसीड का मतलब बढ़ना। He defeated Nagbhat in a battle and occupied Kannauj, but soon Nagbhat II recaptured Kannauj. जब वो आगे बढ़ा तो उसने नागभट्ट को एक युद्ध में हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, लेकिन जल्द ही नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर दोबारा से अधिकार कर लिया। इसी तरह से मतलब आपस में युद्ध होते रहे, कोई उसका अपने वहाँ के शासक जो बदलते रहे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राम Bhadra, the weak successor of Nagbhat II, the ruler of the Pal dynasty, Devpal, took Kannauj under his control. नागभट्ट सेकंड के दुर्बल मतलब वीक अधिकारी था, तो इससे क्या हुआ कि रामभद्र के समय में जो पाल वंश था उसके शासक, और वो थे देवपाल, उन्होंने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ पर नाम बहुत सारे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट्स हैं, आप इनको समझ सकते हो कि पहले ध्रुव था जो कि राष्ट्रकूट का था, फिर गोविंद, फिर अमोघवर्ष, फिर कृष्ण, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप इसको ध्यान से सुनते जाओगे और आपको इसको समझ में आने लगेंगी ये चीज़ें। बहुत सारे शासक हैं जो आपस में लड़ते रहे हैं और अपना अधिकार कन्नौज पर स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। आफ्टर रामभद्र, मिहिर भोज बिकेम द न्यू रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। तो कहते हैं कि रामभद्र के बाद मिहिर भोज प्रतिहार वंश का एक नया रूलर शासक बना। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी, और वो प्रतिहार डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली शासक था। ही कॉन्कर्ड का मतलब जीतना, कन्नौज को जीता फ्रॉम द देवपाल से एंड मेड इट हिज कैपिटल, अपनी उसने राजधानी बना लिया, किसको, कन्नौज को। आफ्टर दैट कन्नौज रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रतिहार रूलर्स। कहते हैं कि जब उसके बाद जो है कन्नौज जो है अधिकतर जो है प्रतिहार शासकों की ही राजधानी रही है। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ पाल एंड राष्ट्रकूट रूलर्स आल्सो रिमेन्ड ऑन इट, और लेकिन उस पर पाल व राष्ट्रकूट शासकों का भी प्रभाव कभी प्रभाव बना रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि प्रतिहार रूलर्स का ही
जो है आधिपत्य, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेजरनिटी जो है, सेजरनिटी मतलब आधिपत्य जो रहा ज़्यादातर कन्नौज पर, वो रहे थे प्रतिहार शासकों का। राष्ट्रकूट और पाल वंश आते थे पर कुछ ही समय, ज़्यादा लंबा समय तक वो अपने उस कन्नौज पर शासन नहीं कर पाए। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, तो आप देख सकते हो कि कुछ ये शासक थे जो कि टाइम के साथ इनका शासन जो है चलता रहा। जहाँ पर 780 से अगर हम यहाँ देखें तो 780 का इसका शासन स्टार्ट होता है और लास्ट में 915 तक, 915 यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका जो है टाइम पीरियड कंटिन्यू एक आपस में झगड़ा होता रहा है और कभी कोई कन्नौज पर अपना अधिकार करता रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में, कि पाल वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं और उन्होंने क्या क्या कन्नौज के लिए या कन्नौज में अपना योगदान दिया है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।